हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बंधु। तो आप जानते हो कि अभी इस चैनल पर 21 डेज कमिटमेंट सीरीज रन हो रही है और इस सीरीज पर हमने डिसोल्यूशन के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। रिटायरमेंट में अभी हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। आज हम सेकंड पार्ट का वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपने रिटायरमेंट का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस फर्स्ट पार्ट को आप देखो, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। बिकॉज मैं जो रिटायरमेंट इस समय समझा रहा हूं वो एक ट्रिक से, एक सिस्टम से समझा रहा हूं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आपको सेकंड पार्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो फिर आप जाकर रिटायरमेंट का पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। अगर नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। और अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा गुडविल। गुडविल कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है। ये इट मींस कि ये गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ये कॉम्पनसेशन है। इसके बारे में आपको समझना हो तो पार्ट 1 प्लीज उसे देख लो जाकर। फिर गुडविल, हम लोग वो गुडविल ट्रीट करते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है। जी हां, एक गुडविल बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है और एक गुडविल बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में होती है, वो होती है कॉम्पनसेशन। दोनों अलग अलग होती है। फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, देन फिक्टिशियस एसेट को हम डील करते हैं। फिर आता है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व एंड देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद आपका आता है रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, देन कैश और बैलेंस शीट। तो ये स्टेप्स हैं। अगर आप इन्हीं स्टेप्स पे चलोगे, एक आप रूल बना लो, एक सिस्टम बना लो कि यार हम इन्हीं स्टेप से रिटायरमेंट को सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली यार रिटायरमेंट झकास होने वाला है आपका एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम बना लिया, एक रूल बना लिया है। परेशान वो होते हैं जो बिना किसी सिस्टम के और डिसिप्लिन के चलते कुछ भी करते हैं, जैसे से क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिखती जाती उसे सॉल्व करते जाते। नहीं यार, मेक योर ओन सिस्टम। ये सिस्टम बना लो। और ये सिस्टम में क्या है, अगर आपने फिक्टिशियस एसेट को पहले डील कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस को बाद में, तो गलत नहीं होगा। बट ये सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये एक सिस्टम है जो आपको डिसिप्लिन कर देगा। मेरी बात मानो, रिटायरमेंट तो पक्का है, फिर एग्जाम में बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, हम लोग ने ये 3 जो स्टेप थे वो लास्ट वीडियो में सीख लिया है। आज हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। ए, बी और सी पार्टनर है 2:2:1 में। ये एक बैलेंस शीट है। इधर है आपकी लायबिलिटीज, इधर है आपका असेट्स। यहां पे लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और ध्यान से देखो। पहला जनरल रिजर्व, देन फ्री रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व भी आपका, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपका, ये भी रिजर्व है, बट इन्हें हम नॉर्मल रिजर्व की तरह डील नहीं करते। इन्हें कुछ स्पेशल डीलिंग मिलती है, वो हम बाद में करेंगे। फिर इधर आपका आता है फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, वो हम अभी डील करते हैं। लेकिन अभी पहले हम लोग समझते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस इसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मींस कंपनी को हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका एक पार्ट से वो रिजर्व बनाता जाता है। क्यों रिजर्व बनाता है? कि अगर फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी होगी तो ये रिजर्व हमारा हेल्प करेगा उस कंटिंजेंसी से निपटने के लिए। यानी कंटिंजेंसी
से निपटने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया है, कहां से, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा इतना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई कंटिजेंसी नहीं आई है, ये प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो भाई अब रिटायरिंग पार्टनर मींस चलो मानते हैं सी रिटायर हो रहा है, तो अब ये जा रहा है, तो ये कहता है कि 10 सालों में हमने जो रिजर्व बनाया अब उससे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये बात आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी होगी, लिख भी सकती है, लेकिन अगर नहीं लिखी है तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये गुरु मंत्र बना लो कि रिजर्व और सरप्लस में अगर आइटम दिख रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेदर इट इज सेट और नॉट इन द क्वेश्चन। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये सब एक लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अब आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपकी बुक से राइट ऑफ हो जाएगी, इट मींस आपकी बुक से हट जाएगी, इट मींस लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगर लायबिलिटी क्रेडिट है, अगर वो कम हो जाती है तो वो डेबिट हो जाती है, अगर वो बढ़ जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो इसे हम कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमें लायबिलिटी दिख रही है पहली, जनरल रिजर्व, हमने इसे डेबिट कर दिया बिकॉज इसे हमें हटाना है बुक से। फ्री रिजर्व इसको कर दिया, और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो है इसको भी हमने डेबिट कर दिया। और भी होती है कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी है एक अपना रिजर्व का पार्ट है, इनको सबको डेबिट कर दिया और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स में, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स है ऑल पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ये अपना ओल्ड रेशियो जो गिवन है 2:1, इस रेशियो में हमने अपना सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। सपोज कर लेते हैं ये 5000 है, ये 15000 है और ये भी 5000 है, तो 5000 इधर लिख देते हैं, 15 इधर लिख देते हैं और 5 इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया अपना 25। इस 25 को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1, यानी अगर आप इसे करना चाहो 25 को, तो ये रहा 25,000 को 2:1 में हमने कर दिया। 2/5 ये आया 10,000 एंड 5,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आया अपना 10,000, ये भी आया 10,000 और ये आया 5,000। तो ये अपना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो रिजर्व प्रॉफिट होते हैं जिससे पार्टनर ने जाते समय कहा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इसी तरह फिक्टिशियस एसेट भी गिवन होती है एसेट में। ये फिक्टिशियस एसेट क्या भला है यार, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है जो इन रियलिटी एसेट होती नहीं है, उन्हें एसेट कंसीडर कर लिया जाता है, यानी वो एक्चुअल एसेट नहीं है, बस उन्हें एसेट कंसीडर कर लिया जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ओ माय गॉड, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तो नॉमिनल है, ये कैसे, ये एक फिक्टिशियस एसेट है, इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन हो सकता है। अभी फिलहाल आप समझो और इसे दिमाग में बैठा लो कि हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, deferred revenue expenditure और P&L का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। ये हमारी फिक्टिशियस एसेट है, ये एक तरह से लॉसेस हैं, लॉसेस। ये लॉसेस हमने पाले हुए बैलेंस शीट में। वो कहते हैं जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लॉसेस भी क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अगर उसको बढ़ाओगे और तो डेबिट करोगे, उसको कम करोगे तो क्रेडिट करोगे। तो इससे हम बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब बुक से हटा रहे हैं।
तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सारी एसेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स में। क्या केवल रिटायरिंग पार्टनर में, नहीं भाई, सब में, ऑल पार्टनर्स में। तो यहां पे मैं जनरल एंट्री लिख दे रहा हूं फिक्टिशियस एसेट की, रिजर्व की यहां पर है फिक्टिशियस एसेट। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितनी भी आपकी फिक्टिशियस एसेट है लिखो, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देन टू P&L। ठीक है, तो ये हमने बांट दिया किस रेशियो में, 2:2:1 में। तो इसी तरह बांटना है जो भी अमाउंट लिखा होगा। तो अपना ये रिजर्व बढ़ गया और अपनी ये फिक्टिशियस एसेट बढ़ गई, दोनों हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगी। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये दोनों आपको ट्रीटमेंट दिखेंगे, बिकॉज क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। वो कैसे दिखेंगे, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल डिस्कस करेंगे तो ये आपको मैं वहां पे शो करूंगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कहीं भी कि फिक्टिशियस एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व एंड सरप्लस को करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपको खुद करना है। क्वेश्चन बहुत ही कम कहता है, कभी कभी कह देता है उसका मन होता है, लेकिन उसका मन नहीं होता है कभी भी। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिनका नाम है वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व क्या होता है, ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम करने के दौरान, तो इस पैसों का यूज करके हम उसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं या उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो हम हर साल प्रॉफिट में से एक पार्ट सेट असाइड करते हैं और वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व में डालते जाते हैं। जैसे आप गुल्लक में पैसे डालते हो ना, तो इस रिजर्व में पैसे डालते जाते हो, और जैसे ही किसी वर्कर को चोट लगती है तो ये गुल्लक आप फोड़ते हो, इसमें से पैसा निकालते हो और उस एम्प्लॉय को दे देते हो। तो भाई ये कैसे डील करते हैं, अगर वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया गया है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो भाई ये रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। केस 1, कोई भी किसी भी वर्कर को चोट ही नहीं लगी, नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं आया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी एडजस्टमेंट में क्लेम नाम की कोई भी बात लिखी नहीं गई है, तो पूरा वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बच गया। तो ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो बच गया। तो रिटायरिंग पार्टनर जाते जाते इसे पूरी तरह से कहेगा कि इसे बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बच गया है, बच गया तो बट गया। तो पूरा वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व, भाई WCR लिख रहा हूं, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। कितना है, 50,000 है। ए, बी और सी तीन पार्टनर है, किस रेशियो में, 2:2:1। तो भाई ये बढ़ गया, ये आया आपका कितना, 20,000 और 10,000 बढ़ गया, क्योंकि कोई क्लेम आया ही नहीं। अगर क्लेम आ जाता तो केस बी देख लो, आ गया, क्लेम आ गया। सपोज जो क्लेम आया एम्प्लॉय का वो पूरे 50,000 का आ गया क्लेम, पूरा क्लेम आ गया, कितने का, 50,000 का। तो अपना वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR अकाउंट डेबिट कितना, क्लेम आ गया। अब भाई ये पैसा पूरा यूज हो जाएगा, यूटिलाइज होगा, क्या, क्लेम पे करने पे, क्योंकि रिजर्व कितने का है, 50,000, और क्लेम कितने का है, 50,000। तो पूरा पैसा यूटिलाइज हो गया। प्रोविजन फॉर क्लेम 50,000। क्या बचा WCR, नहीं बचा।
जब बचा ही नहीं तो बटेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो पूरा क्लेम आपका यूज हो गया। अब मैं केस सी यहां पे लिख लेता हूं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लो जो मेरा क्लेम आया वो 40,000 का आया, तो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है कितने का? सर वो तो केवल 50,000 का है। क्लेम कितने का आया? प्रोविजन फॉर क्लेम, सर क्लेम आया 40,000 का, तो बच गया तो उसे क्या बुक में रखना है? नहीं, रिटायरिंग पार्टनर चाह रहा है, बच गया तो बट गया, तो 10,000 को बांट दो किसमें? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। 10,000 बचा है, तो 10,000 2:2:1 में बटेगा, तो 2:2:1 मतलब 4,000। 10,000 का 2/5 4,000, फिर 10,000 का 2/5 4,000 एंड 10,000 का 1/5 2,000 हो गया। ठीक है, ये सर ये प्रोविजन फॉर क्लेम WCR पूरा खत्म हो गया आपकी बुक से, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये आपको ये बढ़ गया, ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ये प्रोविजन फॉर क्लेम कहां जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, क्योंकि अभी हमने एम्प्लॉय को दिया नहीं है, हमने WCR से पैसा निकाल कर रख लिया है कि जैसे ही एम्प्लॉय के घर से कोई मांगने आएगा तो उसको पे कर देंगे। प्रोविजन फॉर क्लेम कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पहला केस है अपना, जो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये पार्टनर्स कैपिटल में दिखेगा, क्योंकि कैपिटल आया ना जन एंट्री में दिखेगा। यहां पर कैपिटल आया नहीं है, तो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा कहां यूज हो गया है? क्लेम में। तो भाई ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखेगा। यहां पर वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का कुछ पैसा क्लेम में गया और कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमें कहां दिखेगा? पार्टनर्स कैपिटल में, और जो क्लेम में यूज हो गया है ये अपने को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो डोंट वरी, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल आपको समझाऊंगा और बैलेंस शीट बनवाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तब आपको ये और अच्छे से दिखेगा कि हाँ अरे ये आया था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, अभी ये जन एंट्री बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। लास्ट केस है, एक केस और होता है, केस डी। इसमें क्या है? क्लेम आया है 60,000 का, मैं यहां पे ऐसे करती हूं, क्लेम आया है 60,000 का। ओ माय गॉड, WCR कितने का है? 50,000, और क्लेम उससे ज्यादा। कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? क्लेम उससे ज्यादा, तो अब घर से पैसे लाने पड़ेंगे, क्यों? एम्प्लॉय को तो देना ही पड़ेगा, तो ये लॉस हो गया, फर्म को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो रिटायरमेंट में और एडमिशन में अगर लॉस हो जाए तो उसे रिवैल्यूएशन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? रिवैल्यूएशन। तो लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे, 10,000 का लॉस हुआ है ना, यहां पे उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे कर देंगे, और ये जो लॉस हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, एस कैपिटल, B's capital, C's capital to revaluation। थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं बोल भी रहा हूं, A's capital ये यहां पे एंट्री खत्म हुई है, ये जो रिवैल्यूएशन है ये लॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितने का लॉस है? 10,000 का लॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ए, बी और सी में। किस रेशियो में? 2:2:1, तो 2/5 2/5 1/5 सेम। 4,000 भाई डेबिट कर लेना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड डेबिट, 4,000 एंड 2,000। तो ये था अपना WCR। तो आई होप सो आपको WCR यानी वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से कर लोगे, कभी कभी इस पे सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो
जन एंट्री भी आ सकती है, तो इसलिए मैंने जन एंट्री आपको समझा दी है। अब ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और प्रोविजन फॉर क्लेम अपना बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। देखो कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि कैसे हम इसे एग्जाम में करेंगे, क्योंकि बार हमारी बैलेंस शीट एक बार में मिलती नहीं, एग्जाम में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो देखो जो मैंने आपको स्टेप बनाए हैं इसको अपना सिस्टम बना लो डिसिप्लिन। पर एक बात आपसे कहूंगा, आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट का जो तंबू होता है ना, तंबू क्या होता है, जो स्टूडेंट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके करियर का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 पिलर पे खड़ा होता है। जैसे आप मैरिज वगैरह में जाते होगे तो पूरा एक तंबू लगता है, वो पिलर्स पे खड़ा होता है। तो इसी तरह आपका जो तंबू है वो 4 पिलर्स पे खड़ा है, 4 बंबुओं पे खड़ा है। वो 4 बंबू है हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इस 4 में से अगर आप एक भी पिलर हटाओगे ना, तो आपका जो स्ट्रक्चर है करियर का, लाइफ का, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो भाई इस तंबू को बने खड़े रहने दो और एक भी पिलर को हटाना नहीं, अदरवाइज ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, ये हो गया अपना रिजर्व एंड सरप्लस। और अब हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है और इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। ये इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाई जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाई जाती है। मींस हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट किया है ये बुक वैल्यू है। अब हमने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? सो दैट कि भाई हमारा पैसा बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैसा डिक्रीज होता है, डिक्लाइन कर जाता है हमारा मार्केट, और उससे कारण हमारा पैसा कम हो जाता है, बढ़ने की बजाय पर हमारा पैसा कम हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में कभी कभी हमें लॉस हो जाता है, उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा कम हो जाए तो उस लॉस को हम किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने एक रिजर्व बनाया है, इस लॉस को उससे प्रोटेक्ट कर लेंगे, मीट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहां तक लॉस को मीट आउट करने के लिए कहा है? 30,000 तक। मींस अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 30,000 तक भी कम होता है तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसे मीट आउट कर लेगा। चलो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बात समझ में आ गई, इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हो जाए तो उसे मीट आउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लॉस को मीट आउट करने के लिए। अब कैसे समझते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गई, पहले बुक वैल्यू भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख। इट मींस ना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना घटा। तो ये जो हमारा IFR है, IFR, अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन? C, तो ये पूरा रिजर्व बच गया, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं तो पूरा रिजर्व बच गया तो बढ़ गया किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स के बीच में? ऑल पार्टनर्स के बीच में, ऑल पार्टनर्स के बीच में। तो 30,000 2:2:1, दैट इज 12,000 एंड देन 6,000। ये अपना हो गया केस 1। अब हम लोग बात करें केस बी की। ठीक है, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख था उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 70,000। What does it mean? यार 1 लाख था, अब 70,000 हो गई मार्केट वैल्यू। मींस कितना हमें लॉस हो गया? 30,000 का, और हमने क्वेश्चन कितने का लगाया हुआ है? 30,000। तो मींस IFR हमारा जो 30,000 है, सॉरी, IFR अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट,
कितना 30,000। मींस जितना हमने क्वेश्चन लगाया था उतना हमने IFR का क्वेश्चन लगाया था उतना ही अभी हमारा लॉस हुआ है। तो हमने पूरा IFR इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को मीट आउट करने के लिए यूज कर लिया। क्या हमारा IFR लेफ्ट है? अब लेफ्ट नहीं है। अगर लेफ्ट नहीं है मींस बचा नहीं है, बचा नहीं है तो बटा भी नहीं है। हमारा IFR अब बचा नहीं है, इसलिए पार्टनर्स के बीच में बटा नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे आप देखो, यहां पे हम केस सी कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000। ओ माय गॉड, यानी 10,000 हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो IFR हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया ही हुआ है डेबिट, कितना है 30,000 टू इन्वेस्टमेंट। कितना है भाई, कितना कम हुआ है इन्वेस्टमेंट? 90,000 मत लिख देना, कितना कम हुआ है। जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट हमारा कितना कम हुआ था 30,000, हमने ये थोड़ा ना लिख दिया कि 70,000 यहां पे लिख दो। कितना कम हुआ अपना इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 10,000 का IFR यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट जो हमारा कम हुआ है। बाकी हमारा क्या IFR बच गया? जी हां बच गया। कितना बच गया? 20,000। वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 पार्टनर है टू सीज कैपिटल। अपना कितना बचा है 20,000। 20,000 2:2:1 में 20,000 हुआ है। तो अगर आप 2:2:1 में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 8,000, देन 8,000 एंड दिस वन इज 16,000। ओके, आई होप सो यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं किधर, केस डी पर, क्योंकि और भी केसेस बन सकते हैं जहां पे हम IFR को समझेंगे। तो अब हम आगे के केसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे केस डी ले लेते हैं, बी और सी मैंने यहां से हटा दिया, आप समझ गए होंगे। केस डी ले लेते हैं, बी और सी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। डी, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो हो गई 60,000। हो, मार्केट वैल्यू 60,000 हो गई। मींस क्या हमने IFR हमारा कितने का है सर? वो तो 30,000 का है। और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना था 1 लाख। आज मार्केट वैल्यू कितना है 60,000। कितना मार्केट ने कम कर दिया हमारे इन्वेस्टमेंट को? 40,000। ओ माय गॉड, हमारे इन्वेस्टमेंट में कितने की कमी आ गई? 40,000। 30,000 हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज किए थे, 40,000 कम हो गए। तो 30,000 तो मीट आउट हो जाएंगे, पर 10,000 का हमें लॉस हो गया। क्या वो हम घर से लाएंगे? जी हां, लॉस हो गया, फर्म को लॉस हो गया। और फर्म को अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है एडमिशन और रिटायरमेंट में, तो उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देती है। किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है? रिवैल्यूएशन में। तो हम भी इसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। जितने भी लॉसेस होंगे अगर, तो उससे जो भी लॉसेस होंगे एडमिशन और रिटायरमेंट में, चाहे वो WCR रिलेटेड हो चाहे IFR रिलेटेड हो, उन्हें हम जनरली ट्रांसफर कर देते हैं कहां? रिवैल्यूएशन में। तो 10,000 का लॉस हुआ, और ये लॉस जो है अपना, ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है इधर मैं कर रहा हूं, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में? पार्टनर्स में। ठीक है, रिवैल्यूएशन 10,000 है। किस रेशियो में आएगा? 2:2:1। ओके, ये आएगा 4,000, ये भी आएगा 4,000, ये भी आएगा। तो ये हमारा क्या था? 30,000 का हमारा प्रोटेक्शन था, लेकिन 40,000 का लॉस हो गया। 10,000
तो 30,000 उस लॉस को मीट आउट हो गया। 10,000 का जो लॉस था वो हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, और रिवैल्यूएशन कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? 2:1 में। आई होप सो आपको यहां तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक लास्ट केस भी बनता है यहां पर। केस यहां पे मैं ई लिख देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। केस ई इधर रहा, इन्वेस्टमेंट। ओके, कितने का इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस कितनी हो गई है? 1,10,000। हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का? 1 लाख का। कितना बढ़ गया? 10,000 इंक्रीज कर गया यार। हमने जो ये प्रोटेक्शन लगाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये लॉस के अगेंस्ट में लगाया है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में नहीं। प्रॉफिट के अगेंस्ट में कभी प्रोटेक्शन लगता ही नहीं है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये रूल है। तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। ये प्रोटेक्शन जो 30,000 का लगा है लॉस को मीट आउट करने के लिए है, प्रॉफिट के लिए नहीं। तो पूरा आईएफआर हमारा क्या हो गया? बच गया। तो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो कहेंगे बांट दो, पूरा आईएफआर हमारा बच गया। बच गया तो बट गया। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू किसमें? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कितना? 30,000। किस रेशियो में? 2:1 मीन्स 12,000 एंड 6,000। अब ये जो 10,000 है इसका हमको प्रॉफिट हुआ है, तो हम जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उसे प्रॉफिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में कैसे ट्रांसफर करेंगे? इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? असेट्स होती है। असेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो डेबिट, और इसको अगर कम करेंगे तो क्रेडिट। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बढ़ गई है, हमें प्रॉफिट हो गया है। तो इसको हम बढ़ाएंगे, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इधर देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। इस हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट और लॉस किस में ट्रांसफर करते हैं? रिवैल्यूएशन में। चाहे लॉस हो तो भी हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया था। 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसे भी हमने रिवैल्यूएशन में क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। फिर इस रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे यहां पे हमने लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसी तरह इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये 10,000 का हुआ है, तो 2:1 में कर दो। वही 4,000 एंड 2,000। तो यहां पे मैंने जो लिखा है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हूं, मैं एंट्री बोल देता हूं। रिवैल्यूएशन जो ये है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। 10,000 को हमने 4,000 2,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से हम आईएफआर को डील करते हैं। तो आज हमने रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व और आईएफआर को डील करना सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी के बचे हुए जो अपने सिस्टम में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है उसको हम सीखेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश, एक छोटा सा रफ में कैश अकाउंट बना लेना चाहिए, देन बैलेंस शीट। तो ये बाकी के स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था पर्सनली मुझे कि सर आप क्वेश्चंस भी करवाइए। तो बेटा ये एक रिविजनल सीरीज है और हम ऐसे, ये कंसेप्चुअल सीरीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
आप एक बार में रिवीजन कर लो एग्जाम में, आप अपना इस वीडियो देखो इसकी स्पीड बढ़ाकर, और पूरा एक कंसेप्ट आपको रिवीजन हो जाए। बट अगर आप कहोगे तो मैं अलग से क्वेश्चन भी करवा दूंगा। डिसोल्यूशन में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं दो, एक क्वेश्चन पूरा जिसमें मैंने रियलाइजेशन, अकाउंट पार्टनर्स, कैपिटल पार्टनर्स, लोन सब बनवाया था। इस पे मैं एक आध क्वेश्चन ले लूंगा जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बाकी मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो क्वेश्चन बेस पे लिए, तो आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।